चेन शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी साहेब। असदुद्दीन ओवैसी साहेब जिंदाबाद। असदुद्दीन साहेब जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब नूर महबूब आलम साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा, हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी गर्मी में इस दोपहर के वक्त में आज के इस जलसे में शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। और मैं आपको ये बात बताने के लिए भी आया हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल की सरजमीन से अपने सियासी सफर का आगाज कर रही है और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआएं, आप तमाम का साथ रहेगा। और मैं आपको इस बात का वादा भी कर रहा हूं और तयखुन भी दे रहा हूं कि हम सिर्फ इस एक इलेक्शन के लिए बंगाल को नहीं आए हैं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब तक जिंदा रहूंगा बंगाल में हम हर इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, जिला परिषद का हो। और मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी मुझसे ज्यादा काबिल और बेलोस लोग आकर भी बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम को जारी और सारी रखेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस आने वाले असेंबली इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला जलंगी और सागरदगी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार इस इलेक्शन में लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरे मुकामात, दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के ताल्लुक से इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर हम लोग फैसला करके बताएंगे। मगर आप मुतमईन रहिए कि बंगाल की सरजमीन पर जो कोई भी इलेक्शन होगा, MIM पार्टी अपना हरा झंडा लेकर इलेक्शन में जरूर लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं हमारे तमाम बंगाल के मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम साथियों को, मेंबर्स को उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी मुसीबत और मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। कई मर्तबा उनको झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया गया, 2-2 महीने, 3-3 महीने उनको जेल में रहना पड़ा। मगर मैं उनको सलाम करता हूं कि हुकूमत के जुल्म के बावजूद भी वो आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम उठाकर फख्र से मजलिस का काम कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ बंगाल की इस TMC हुकूमत को बताना चाहूंगा कि आपने मजलिस के मेंबर्स के ऊपर जुल्म किया, झूठे केसेस डाले, उनको 2-2 महीने, 3-3 महीने जेल में रखा। मगर TMC को ये बात महसूस कर लेना चाहिए कि अब तो ये तो हमारी शुरुआत है, अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट में ही TMC की नींद हराम हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला यकीनन हमको और आपको मिलकर मेहनत करना है, जुस्तजू करना है और हमको हालात से नाउम्मीद नहीं होना है। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा
कि मैं जब यहां पर आ रहा था तो मुझे कई लोग फोन के जरिए, ईमेल के जरिए ये बोले कि असदुद्दीन ओवैसी आप मत जाइए, आपके जाने से हालात खराब हो जाएंगे, आप क्यों जाना चाहती हैं, आप मत जाइए। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका कारोबार ऑस्ट्रेलिया में भी है। वो दिल्ली में मेरे से मुलाकात करके बोले कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा क्या मतलब है आपका, आप क्या चाहते हैं। बोले नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए और बात कर लीजिए। मैंने कहा कि देखिए भाई, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर आप जो नीयत लेकर यहां पर आए हैं, आप वो अल्फाज अपनी जबान से अदा मत करिए। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बातें कही और मेरे आने से पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। कल मुझे हमारे महबूब आलम वीडियो दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, गद्दार का साथ मत दो, ये वोट काटने आए हैं, इनको पैसे मिले हैं। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री से यह कहना चाहूंगा कि आप जो कुछ कहना चाहते कह लो मेरे को, मुझे इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम मुख्यमंत्री साहिबा को यह बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी, मेरी इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है, आप नहीं दे सकते मुझे। आप जो कुछ बोलना चाहते बोलो आप, मैं सुनने तैयार हूं, मगर एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि शायद आपको अपनी जिंदगी में असदुद्दीन ओवैसी जैसे अपोजिशन लीडर का मुकाबला नहीं हुआ होगा अभी तक। हम लड़ेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, और हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि कोई यहां पर कहते कि लेफ्ट और कांग्रेस वाले बोलते हैं क्यों असदुद्दीन ओवैसी आ रहे। टीएमसी, कांग्रेस, बाम और बीजेपी, ये चारों मेरे बारे में एक बात जरूर कहते हैं, ये चारों एक बात पे मुत्तफिक हैं। कांग्रेस भी वही बात, लेफ्ट भी वही बात कि आप यहां पर क्यों आकर वोट को काटते हैं। मैं पूछना चाहता हूं टीएमसी के लोगों से, कांग्रेस और बाम के लेफ्ट के लोगों से, क्या बंगाल का वोटर आपका गुलाम है कि आपकी बात को सुनेगा? बंगाल का वोटर जिसको चाहे वोट देगा, मुझे देगा या नहीं देगा, मगर आप कब से बोलना शुरू कर दिए कि नहीं आओ। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 70 साल से आप लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेफ्ट फ्रंट को वोट दिया, 10 साल आपने टीएमसी को वोट दिया, और इन तीनों पार्टीज ने आपसे वोट लेकर यह कहा कि हम हिंदुत्व को रोकेंगे, हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, हम आपसे इंसाफ करेंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि बंगाल के दलितों को और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत को ना इंसाफ मिला, ना उनका डेवलपमेंट हुआ, ना ये लोग बंगाल में हिंदुत्व की तहजीब को या उसके पॉलिटिकल गलबे को रोक सके। ये इनकी नाकामी की वजह से हिंदुत्व आज बंगाल में आगे बढ़ रहा है। 70 साल से धोखा दिया और आपका वोट हासिल किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि मैं मुसलमानों की प्रोटेक्टर हूं। ममता बनर्जी हर जगह कहती हैं, अब इस इलेक्शन में नहीं बोल रही हैं, मगर हम ममता बनर्जी को बताना चाह रहे हैं, आप जरूर बंगाल के मुख्यमंत्री हैं,
मगर हमारा प्रोटेक्टर तो सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह ही रहेगा। आपके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। आपका काम यह है कि बहैसियत मुख्यमंत्री आपने भारत के संविधान के ऊपर ओथ लिया है, और ओथ जब आप लेती हैं, चाहे आप हो या नरेंद्र मोदी हो, इनका काम यह है कि भारत की और बंगाल की जनता से इंसाफ करें, जो ना आप किया है और ना मोदी ने किया है। दोनों ने इंसाफ नहीं किया है, दोनों ने इंसाफ नहीं किया है। और चौथी बात यह कि ममता बनर्जी ने मेरे आने से पहले, माशाअल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैडम चीफ मिनिस्टर का, कि दूल्हे के आने से पहले उन्होंने दूल्हे के बारे में बात करना शुरू कर दी। हर जगह टीवी चैनल पर, जलसे में, बहुत अच्छा है, आप बोलिए जरूर, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में असदुद्दीन ओवैसी आपको दर्द पहुंचा रहा है, इसलिए ममता बनर्जी बोल रही हैं। हम ममता बनर्जी से, टीएमसी से पूछना चाहते हैं, 10 साल से आपको सत्ता मिली बंगाल में, आपने अभी अपने पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया। इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वर्ड नहीं है मुस्लिम, एक वर्ड नहीं है, और आप उसमें लिखते भी नहीं है कि आपने 10 साल में मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए क्या किया। आपने मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए कौन सा काम किया, बताइए ना, वो भी नहीं बताते आप। और फिर आप ये भी बोलते हैं कि मैं, ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि मैं माइनॉरिटी की मिनिस्टर भी हूं, वो पोस्ट मेरे पास है। तो बताइए ना आपने क्या किया, कुछ तो किया होगा ना आपने, तो बताइए आपने क्या किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 10 साल आपने टीएमसी को वोट दिया, उससे पहले 30-31 साल लेफ्ट को, उससे पहले कांग्रेस को आपने वोट दिया। मैं आज आपके सामने सिर्फ कम से कम वक्त में चंद बातें बताकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि अब तो जलसा पहला हुआ है, इंशाल्लाह बहुत होंगे, अब यहां से जलसे होंगे इंशाल्लाह ताला। मैडम चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं बता सकती हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर क्या दिखाती हैं, मुसलमानों के ईद के दिन आकर सर पे अपने पल्ले सर पे ओढ़ के ऐसा दुआ करते, और आप लोग क्या करते, ओ उससे पेट भरता, उससे नौकरी मिलती, बच्चों को स्कूल मिलता, अस्पताल मिलता, पुलिस से जुल्म का खात्मा होता। मगर ये इनका ड्रामा, सर पे ओढ़ो, हाथ उठाओ, अल्लाहू अकबर, ये नाटक है। ये नाटक कब तक चलता रहेगा? अच्छा, अब आप खुद, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ममता बनर्जी से, चीफ मिनिस्टर बंगाल से, ये लेफ्ट फ्रंट के लोगों से, और कांग्रेस, ये लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस तो इनका आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद खत्म ही हो जाने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं। ये इनसे मैं पूछना चाह रहा हूं, बंगाल में आप ये बताइए कि क्या ये बात सच नहीं है कि बंगाल में 15% मुसलमान बच्चे जिनकी उम्र 6 साल और 14 साल की है, वो स्कूल के बाहर हैं। 6 और 14 साल की उम्र के बच्चे 15% स्कूल के बाहर हैं। क्यों नहीं डाले उनको स्कूल में? आप, मैं रोका था क्या आपको? ठीक है, मैं गद्दार हूं, चलिए मान लिया मैं गद्दार हूं, मैं सब कुछ हूं, मगर आप स्कूल में क्यों नहीं, स्कूल नहीं बनाए? ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा नहीं है। 6 और 14 साल की उम्र के 15% मुस्लिम बच्चे स्कूल के बाहर हैं। आपको मालूम, यूपी और बिहार के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चे आउट ऑफ स्कूल कहां पर है? बंगाल में। बंगाल में ये क्यों नहीं किया आपने? मैं रोका क्या आपको? आप स्कूल खोल देते। 30 साल लेफ्ट की हुकूमत, उससे पहले कांग्रेस की हुकूमत, 10 साल से टीएमसी की सरकार, किसने रोका था आपको स्कूल खोलने से? क्या यह बात सच नहीं है कि जितने
सेकेंडरी और हायर स्कूल हैं, वो मुर्शिदाबाद में, मालदा में, दिनाजपुर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम माइनॉरिटी रहती है। कहां पर ये स्कूल ज्यादा है? दार्जिलिंग में है, बंकुरा में है। आप बताइए फिर ये क्यों, आप यहां क्यों नहीं खोलते? आप यहां पर खोलना चाहिए ना, जहां पर जरूरत है। मगर नहीं, ममता बनर्जी बोलेंगे वो ऐसी गद्दार है, लेफ्ट कांग्रेस बोलेंगे बी टीम है। अरे मैं सब कुछ हूं बाबा, तुमने स्कूल क्यों नहीं खोला? इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, आपको मालूम कि मुर्शिदाबाद जिले में 50% स्कूल के बच्चों को मिड डे मील स्कीम नहीं मिलता। अब तो खैर कोविड से स्कूल बंद है, मगर 2019 से क्यों नहीं देते आप मिड डे मील स्कीम? बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है पूरे भारत में। 50% स्कूल्स में मुर्शिदाबाद में मिड डे मील स्कीम नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? ठीक है ममता दीदी, मैं गद्दार हूं, मानता हूं कांग्रेस लेफ्ट वालों, मैं भी टीम हूं। बताओ फिर तुम स्कूल में खाना क्यों नहीं देते? ये तुम्हारा डेटा है, मेरा नहीं है। और फिर लेफ्ट के लोग बोलते हैं मुसलमान को जमीन दिए। 3/4 मुस्लिम्स ऑफ बंगाल हैव नो लैंड, जमीन नहीं दिए और आप झूठ बोलते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि 6 सबसे बदतरीन डिस्ट्रिक्ट जो हैं हेल्थ के एतबार से, 3 के 3 तो 50% मुस्लिम माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट है। आप क्यों नहीं खोले अस्पताल? वहां पर खोलना था ना, मैं रोका आपको। ठीक है, मैं गद्दार हूं, बी टीम हूं, मैं उनसे पैसे लिया, उनसे जो भी होगा अलग बात है, मगर ये काम आप क्यों नहीं करे? इनको इसी बात का हम सब सवाल करते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है। और मैं मुर्शिदाबाद की हमारी मां और बहनों को बताना चाह रहा हूं, मुर्शिदाबाद जिले के मां और बहनों को बताना चाह रहा हूं, जो 50% हमारी मां और बहनें बीड़ी बनाती ना। अब आप मेरी बात सुन लो, क्या आपने टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट के किसी एक लीडर से सुना कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक नया रूल बना रही टोबैको के ऊपर, तंबाकू के ऊपर, उससे लाखों बीड़ी बनाने वालों की नौकरियां चले जाएंगी? मैं 1 महीना पहले नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि कोप्टा में अमेंडमेंट्स मत लाइए। भारत में 85 लाख बीड़ी बनाने वाली और उसमें 70% महिलाएं। अगर वो कोप्टा का अमेंडमेंट आएगा तो लाखों नौकरियां चले जाएंगी बीड़ियों की। इस पर कोई टीएमसी क्यों नहीं बोलती? क्यों नहीं बोलती ममता बनर्जी मोदी को कि बोलो इस बारे में? ना कांग्रेस बोलती है, ना लेफ्ट बोलती है। बीड़ी का काम बनाती हमारी मां और बहनें यहां पर। फिर आप वो भी देख लीजिए। अच्छा, मैं गद्दार हूं, ममता बनर्जी बोलती मैं गद्दार हूं, कांग्रेस बोलती कि मैं बी टीम हूं। अच्छा, ये बताओ, पूरे बंगाल में 25.4% घर में टैप वाटर है, पानी का टैप वाटर है। मुसलमान को खाली 15% क्यों है? गद्दारों को पानी नहीं पिलाते ममता बनर्जी? आप बी टीम को पानी नहीं पिलाते क्या आप? 15% मुस्लिम के पास। अच्छा, ड्रेनेज लाइन पूरे बंगाल में 31.6% घर में ड्रेनेज लाइन है। कितने मुस्लिम माइनॉरिटी के पास है? 15.2%। क्या यह ठीक है? मुझे गाली दो, आप दिल भर के गाली दो, शायद आपका दिल मुतमईन होता होगा, रात में अच्छी नींद आती है, मगर ये सवाल का जवाब दो ना। इस सवाल का जवाब कौन देगा? मुर्शिदाबाद में आपको मालूम कि सबसे जहरीला पानी यहां पर मिलता है। मुर्शिदाबाद में आर्सेनिक पानी मिलता है, आर्सेनिक पानी, लाल रंग का पानी मिलता है। और उसमें पानी का क्या है? 3000 पार्ट्स पर बिलियन है। WHO बोलता है कि 300 लिमिट होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में 3000 पार्ट्स पर बिलियन आर्सेनिक पानी मिलता है। क्या कर रही टीएमसी? क्या किया लेफ्ट ने? क्या किया कांग्रेस ने? जो मुर्शिदाबाद, मालदा में बरसों से तुम्हारा एमपी, तुम्हारा एमएलए जीत के आ रहा, तुम तो साफ पानी नहीं पिला सकते, आर्सेनिक पानी आप देते हैं।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहीं पर आप देखिए मगरबी बंगाल में हायर एजुकेशन का सर्वे हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कितने मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ रहे मालूम आपको? बंगाल में मुसलमानों का पॉपुलेशन क्या है? 2011 का सेंसस कहता है 27-28%। हायर एजुकेशन में बंगाल के कॉलेजों में खाली 7.8 बच्चे पढ़ रहे हैं। 7.8। कितने टीचर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जादवपुर प्रेसिडेंसी में मुस्लिम टीचर 3.6 है। ममता जी, मैं गद्दार हूं ना? आप मुझे सलाह देना था, ये बच्चों को नौकरी क्यों नहीं देते आप? और फिर आपको जानकर हैरत होगी 11% हायर एजुकेशन में मुस्लिम्स हैं और 7.8% टीचर्स हैं। 27% 2011 का पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है। आपको मालूम बंगाल में मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट कितना है? कितनी नौकरियां हैं गवर्नमेंट में आपको मालूम? 27% पॉपुलेशन है मुस्लिम माइनॉरिटी का। और गवर्नमेंट में ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, ओनली 6% मुस्लिम आज एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट में। 27% पॉपुलेशन, 6% नौकरी। और तीसरा आ जाइए आप, कितने जेल में है मुसलमान मालूम आपको? कितने जेल में है मुसलमान आपको मालूम? अभी बंगाल के कितने जेल में मालूम तुमको? तुम्हारी आबादी मुस्लिम अकलियत की आबादी 27%, गवर्नमेंट में नौकरी 6%, जेल में कितने मालूम? 38%। थाली मारने का नहीं है, सोचने का है। थाली मत मारो, सोचो मेरी बात को। ममता बनर्जी बोलती मैं गद्दार हूं, कांग्रेस लेफ्ट बोलती मैं बी टीम हूं। ठीक है, मैं मान लेता हूं तुम सच हो, मगर ये क्या है फिर? ये बर्बादी की दास्तान किसने की? ये बर्बाद किसने किया मुझे? तुम तो मेरा वोट लेकर चले गए, तुम तो मेरा वोट ले लिए ना, मगर तुमने क्या दिया मेरे बच्चों को? स्कूल दिया नहीं दिया, कॉलेज में एडमिशन दिया नहीं दिया, तुमने गवर्नमेंट में नौकरी दी नहीं दी, तुमने मेरे घर में पानी की लाइन दी नहीं दी, तुमने मुझे पीने का साफ पानी दिया नहीं दिया, तुमने मुझे क्या दिया? तुमने मुझे जेल में डालकर मेरे नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये पॉइंट है मेरे भाई। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी बंगाल को नहीं आना। मैं आपको सच्चाई से हर चीज बता रहा हूं, आप खुद देख लीजिए। अच्छा, आपको मालूम ये पुलिस के लोग हैं, कितने मुस्लिम सब इंस्पेक्टर है बंगाल में मालूम? कितना तुम्हारा पॉपुलेशन है? 28% पॉपुलेशन है ना। ममता बनर्जी बोलती है ओवैसी गद्दार, कांग्रेस लेफ्ट बोलती है ओवैसी बी टीम। पूरे बंगाल में खाली 7% मुस्लिम सब इंस्पेक्टर्स हैं। 7%, 7%, जिसको सार्जेंट बोलते हैं, इंस्पेक्टर बोलते हैं। कितने मालूम आपको? 2%। 2% है खाली। मेरे भाई ये क्या हो रहा है? अच्छा, सोने पे सुहागा ये कि बंगाल की असेंबली में 294 असेंबली सीट्स में 59 कितने साबिर 59 है मुस्लिम एमएलए, 59 मुस्लिम है, जिसमें से ममता बनर्जी के 32 हैं। आप बोलेंगे ओ इसी तो 59 है। मेरे भाई 59 की अहमियत नहीं है। अगर मंजलिस के 4 जीत के गए तो ममता बनर्जी को यह काम करना पड़ेगा। ये 59 से कुछ नहीं हुआ। क्या किया वो लोग? तो खाली गूंगे बन के बैठे रहे बंगाल के असेंबली में, कुछ बोल नहीं सके, पूछे नहीं कि क्यों इस नाइंसाफी हो रही है। और फिर टीएमसी हमसे बोलती कि हम गद्दार हैं। मैं ममता बनर्जी आपको याद दिला रहा हूं, यहां के जलसे से मैं ममता बनर्जी को याद दिला रहा हूं कि ममता बनर्जी 30 अप्रैल 2002, ये मैं जो कुछ कह रहा हूं ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं।
अगर इसमें से एक वर्ड भी गलत है तो मेरे को चैलेंज कर रहा हूं, बैठ के डिबेट करेंगे, टीवी के सामने आ जाओ। 30 अप्रैल 2002 को लोकसभा में डिबेट हुआ गुजरात के फसादात के लिए, जब मेरे वालिद सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा एमपी थे सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी। लोकसभा में सबने उस मोशन के खिलाफ वोट दिया। ममता बनर्जी, आपने तो मोदी का साथ दिया था 30 अप्रैल 2002 को, और मैं गद्दार हूं। अगर टीएमसी के लोग यहां पर हैं तो जाके तुम्हारी दीदी को सुनाओ। 15 सितंबर 2003 टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है। क्या तारीख? 15 सितंबर 2003। ममता बनर्जी क्या कहती है उसमें? ममता बनर्जी आरएसएस के लोगों से मिलती है और मिलके बोलती है कि आरएसएस के लोग देश प्रेमी है। और ममता बनर्जी बोलती है उनको कि अगर तुम 1% मेरा साथ दिए तो मैं बंगाल की पूरे मुकद्दर को चेंज कर दूंगी। ममता बनर्जी, तुमने तो 2003 में आरएसएस से हाथ मिला लिया था और आज तुम असदुद्दीन ओवैसी को गद्दार कहती हो। क्या बात है ये? 2003 का 15 सितंबर 2003 का। अच्छा, फिर ममता बनर्जी 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। पार्लियामेंट के चुनाव में आप बताइए कि आपने बीजेपी को वोट दिया? कितनों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? हाथ उठाओ। शर्माओ ने, डरना नहीं। कितने टीएमसी को वोट दिया? डरो भाई, उठाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, 18 बीजेपी कैसा जीत गई? 18 बीजेपी कैसा जीत गई बंगाल से? मैं तो नहीं था ना, गद्दार तो नहीं था, बी टीम भी नहीं थी, तो बीजेपी मोदी 18 कैसे जीत गया? टीएमसी का, ममता का वोटर मोदी के गोद में बैठ के चाय पी रहा है। और ममता बनर्जी, टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस हमको गद्दार, बी टीम, क्या क्या गाली देते। अच्छा, फिर रिजल्ट आया तो ममता बनर्जी ने क्या कहा था? मीडिया ने जाकर ममता बनर्जी से क्या पूछा? ए दीदी, बीजेपी इतना जीत गई, क्या मुस्लिम की वजह से हुआ? मीडिया को भी शौक खाली मुसलमान से है। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा कि हां, गाय दूध देती है तो कभी गाय लात भी मारती है। कहा था ना। मेरे को एक जवाब दो, तुम इंसान हो, तुम गाय हो? अगर कोई बंगाल का मुसलमान है, वो इंसान है या गाय है? तुम इंसान हो या गाय हो? जोर से बोलो, तुम इंसान हो या गाय हो? तुम 2 टांग के हो या 4 टांग के हो? तो किसने अख्तियार दिया मुख्यमंत्री को कहने के लिए कि हम 4 टांग की गाय है? किसने दिया, बताओ? अच्छा, फिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा? गाय दूध देती है तो हम ले लेते हैं, लात मारती तो कबूल कर लेते हैं। ममता बनर्जी, हम गाय नहीं है, इंसान है, और इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को पानी की जरूरत है, इंसान को घर की जरूरत है, इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को स्कूल की जरूरत है, इंसान को कॉलेज की जरूरत है। मगर दीदी, आपने क्या किया? आपने तो दूध भी पी लिया, मलाई भी खा ली, मिष्टी दोई भी खा लिए, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मैं आपको गाय के रूप में नहीं देखता, मैं आपको इंसान के रूप में देखता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुमको भारत का बावकार इंसान के तौर पर देखती है। मैं तुम्हारे से दूध लेने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारा हक दिलाने के लिए आया हूं यहां पर। मैं तुम्हारे को भारत के संविधान में जो आपका जायज मुकाम है उसको दिलाने के लिए आया हूं। मैं इंसान को इंसान के रूप में उसकी इज्जत बहाल करने के लिए आया हूं। टीएमसी आपको जानवर की तरह देखती और असदुद्दीन ओवैसी आपको इंसान के तौर पर देखता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक तारीखी शख्सियत को। कितने लोग टीटू मार को जानते हैं, टीटू मीर को?
टीटू मीर को जानते हैं? कौन था टीटू मीर? कौन था टीटू मीर? टीटू मीर हाफिज कुरान थे। टीटू मीर हाफिज कुरान थे, हज करने गए। जब वापिस आए टीटू मीर, तो जमींदारों ने मुसलमानों पर टैक्स लगा दिया कि जो दाढ़ी छोड़ेगा उस पर टैक्स। तो एक इलाका है नरकल बिराई बोलते ना, नारकल बिराई में टीटू मीर थे। तो टीटू मीर ने कहा कि हम जमींदारों को दाढ़ी छोड़ने पर टैक्स नहीं देंगे। तो टीटू मीर ने एक किला बनाया जिसको बंसर कला बोलते हैं, बंसर कल्ला बोलते हैं। टीटू मीर ने बनाया और टीटू मीर ने उन जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था ना। आज असदुद्दीन ओवैसी आपको बोलने आया है कि आपको ना जिहाद करने की जरूरत है, ना हथियार उठाने की जरूरत है, आपको सिर्फ भारत के संविधान को समझकर अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। उस जमाने में जमींदार थे और अंग्रेज थे, वो तो जमींदार अंग्रेज चले गए, अब नए जमींदार आ गए। एक जमींदार टीएमसी, एक जमींदार मोदी, एक जमींदार कांग्रेस, एक जमींदार लेफ्ट। ये जमींदार बन चुके हैं और हम पर टैक्स लगा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, अगर आप नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए तो क्या कोई आसमान से आएगा या जमीन से निकलेगा? आपको अपने हक के लिए लड़ना है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, आपको अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। आपको उनके लिए उनका हक संवारना है। यह कांग्रेस पार्टी क्या है बताइए, बताता हूं आपको। यह कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी इसका वेलकम किया। कौन उसके बारे में कहा? किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। ममता बनर्जी, पूछो उनसे टीएमसी से कि राम मंदिर का जजमेंट आया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो बोलेंगे, नाराज हो जाएंगे वो लोग, मान खामोश बैठो। कांग्रेस के बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने ईंटें भिजा दी, प्रियंका गांधी ने उसका वेलकम किया। यह कांग्रेस पार्टी है जो आपके वोटों से मुर्शिदाबाद, मालदा में बरसों से हुकूमत करती आ रही है और कुछ नहीं किया। यहां पर ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में आया तो कौन उसके खिलाफ बोला? आपने देखा होगा ना, किसने बोला ट्रिपल तलाक के खिलाफ? जब ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में मैंने वोटिंग का मुतालबा किया तो पूछो टीएमसी से, टीएमसी ने वॉकआउट कर दिया। वोट क्यों नहीं डाला? वोट क्यों नहीं डाला? वॉकआउट किया। वोट डालना था, बताना था मोदी को कि तुम्हारे खिलाफ वोट दे रहे हैं। हम खाली 2 एमपी हैं लोकसभा में, मगर मोदी के 300 एमपी के सामने उसके खिलाफ बोलते और वोट भी डालते उसके खिलाफ। ममता बनर्जी का एक चेहरा लोकसभा में, एक चेहरा बंगाल में, एक चेहरा लोकसभा में। उनके एमपी बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बड़ी बड़ी तकरीर कर लेते हैं, मगर सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया तो 8 एमपी नहीं थे, 8 एमपी नहीं थे। किसने सारी दुनिया के सामने बता दिया कि CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? और मैंने सारी दुनिया के सामने मोदी के और उसके 300 एमपी के सामने उस कानून को फाड़ कर बता दिया काला कानून है। क्या कांग्रेस ने किया? क्या टीएमसी ने किया? लेफ्ट तो कहीं है ही नहीं बेचारे। ये कांग्रेस और लेफ्ट तो वो मेडिकल शॉप में जब जाते हैं दवा लेने के लिए तो दवा के नीचे ऊपर लिखा होता कि कब बनी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी। ये कांग्रेस लेफ्ट का डेट ऑफ एक्सपायरी हो चुका है। इनसे अब कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा अब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट से। ये लेफ्ट के लोग बर्बाद कर दिए पूरे बंगाल के मुस्लिम अकलियतों को। अगर आज बंगाल में मुसलमान परेशान हैं तो लेफ्ट की वजह से इन्होंने बर्बाद कर दिया हर चीज। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ कार्ल मार्क्स, लेनिन क्या क्या बातें की। इनकलाब आएगा, इनकलाब, अरे कहे का इनकलाब, मेरा घर बर्बाद हो गया,
मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, मेरे घर में चिराग नहीं है, और तुम इनकलाब की बातें करते हो। कितना धोखा दिया तुमने 30 साल में। मेरे भाई याद रखो, मेरी जिंदगी कब तक है अल्लाह जानता है, मगर मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक आप सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक आप सिर्फ वोट डालने वाले के साथ साथ वोट लेने वाले नहीं बनेंगे, आपके मसाइल नहीं हल होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होने वाले। मेरी बात को याद रखो। आप हो सकता है कि किसी को मेरी बात गलत दिख रही होगी, मगर आपके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगे, आपके मुश्किलात का खात्मा नहीं होगा, आपके बच्चे जेलों में सड़ते रहेंगे, उनकी जवानी बर्बाद हो जाएगी, हमको गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है।